ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन यार। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं यार। लास्ट लेक्चर में कल क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, तो डाइपोल का स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले मैं क्विक रिवाइज करा देता हूँ यार। डाइपोल में हमने ऑलरेडी क्या क्या कवर किया और नेक्स्ट अभी क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सुन लेते हैं। ठीक, डाइपोल में स्टार्ट करते हैं कि डाइपोल में हमने अभी क्या क्या देख लिया हुआ है, क्या क्या सीखा हुआ है। तो पहले हमने बात की थी कि डाइपोल होता क्या है, तो हमने बताया कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल एक बहुत ही स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज है, जिसमें होता क्या है, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, विद अ वेरी स्मॉल सेपरेशन। तो अभी हमने क्या थॉट दिया कि यार एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है और बहुत ही स्मॉल सेपरेशन होता है दोनों के बीच में। ठीक है, फिर बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन किया था। थोड़ा सा सब लोग ध्यान देंगे यार, कल का अभी मैं रिवाइज करा रहा हूँ जस्ट आप लोग को। क्या डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, जिसे हमने कैसे डिफाइन किया था? एक चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, इस तरीके से हमने डाइपोल को डिफाइन किया था। फिर बात करते हैं कि कुछ वैरायटी ऑफ डाइपोल मोमेंट निकालने के हमने देखे थे कि सपोज एक जगह पे -2q और ये +4q है, तो हमने +4q को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था और अपने दो डाइपोल मोमेंट निकाले थे। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ थी। तो ये दो वेक्टर हमारे पास आ गए थे। एक वेक्टर इस तरफ डायरेक्शन में था -i कैप की तरफ, और एक वेक्टर -j कैप की तरफ। तो अगर वेक्टर वाइज देखें तो ये नेट समेशन आ जाता है। ठीक है, बट अगर हम रिजल्टेंट देखें तो मैंने कल बताया था ये i कैप की जरूरत नहीं है रिजल्टेंट में। रिजल्टेंट में सिर्फ क्या हो जाएगा, p और p का जो i कैप का है 90 डिग्री का रिजल्टेंट p√2 हो जाता है। p की वैल्यू हमने लिखी थी 2q इंटू डी। सो यहाँ पे q मिसिंग है, 2q इंटू डी, और उसका √2 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉल करते हुए चलना है यार। ठीक, फिर बात करते हैं दो डाइपोल मोमेंट। हमने एक और डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन देखा था कि लेट्स से ट्रायंगल के अराउंड अगर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल के अराउंड अगर पार्टिकल्स हैं तो किस तरीके से करेंगे? दोनों को हमने डिवाइड करके दो डाइपोल बना लिए हैं और उनका नेट रिजल्टेंट हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर एक हमने सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन का ओवरव्यू देखा कि यार सेंटर ऑफ मास का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल कैसे होता है। तो फिर हमने बात की यार एक्सियल पोजीशन पे कैसे निकाल सकते हैं, एंड टू एंड पोजीशन भी बोलते हैं इसको। तो एक्सियल मतलब इन द एक्सिस दिस, ठीक है, डाइपोल के लाइन में, और इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर वाली लाइन में। ठीक है, यहाँ डाइपोल एक्सिस मतलब ये 90 डिग्री वाली मत समझ लेना, डाइपोल एक्सिस मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाली को बोलते हैं। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि जो फील्ड होती है वो होती है 2kp/r³ और जो फील्ड होती है वो पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट होती है। फिर हमने बताया 2kp/r³ डाइपोल्स के लिए वैलिड है। ऐसा हर जगह वैलिड नहीं है, क्योंकि डाइपोल में जो बीच का सेपरेशन है वो बहुत लेस होता है जो डिस्टेंस हम पूछ रहे हैं उससे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमें ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा, तो यूजुअली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हमने 2kp/r³ से ही डिस्कस कर लिया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था यार इक्विटोरियल पोजीशन पे, मतलब ये जो एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन पे हमने चेक किया था। तो वहां पर जब हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आ रही थी क्या, kp/r³। ठीक है, और जो ई की डायरेक्शन थी वो एंटी पैरेलल टू पी थी। सो -2 प्लस अगर पी था तो वो अपोजिट डायरेक्शन आती है, बट नेट अभी भी हॉरिजॉन्टल ही रहता है। फिर हमने एक जनरल पॉइंट पे डिस्कस किया था कि यार अगर थीटा एंगल पर होगा तो क्या क्या सिचुएशन डिस्कस कर सकते हैं। तो थीटा एंगल पर होगा तो फाइनल हमने वैल्यू निकाली थी कि यार kp/r³ रहेगा और √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक है, फिर हमने cos थीटा की वैल्यू देख लेंगे। cos थीटा क्या था? एक्सिस से उस पोजीशन का एंगल। ठीक है, एक्सिस से जिस पोजीशन पे फाइंड करना है उसका एंगल। तो अगर एक्सिस पे ही फाइंड करना है तो cos 0 हो जाएगा, और अगर इक्वेटोरियल पे फाइंड करना है तो cos 90 डिग्री लिखेंगे।
ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर बात की थी कि यार अल्फा, ये अल्फा क्या चीज है, तो हमने बताया था कि अल्फा है पोजीशन के साथ एंगल। मतलब यहाँ पर देखा था हमने कि अगर ये डाइपोल है और ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब कि इस पॉइंट पर हमने ये पोजीशन वेक्टर बना दिया है, ठीक है। तो वो जो अल्फा है वो ये है कि इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड आएगा, मतलब इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड आएगा यहाँ पर, वो पोजीशन वेक्टर, ये नेट फील्ड है लेट से, तो वो पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा, इसको हमने बोला था अल्फा, ठीक है। और ये पोजीशन वेक्टर एक्सिस से कितने एंगल पर है, तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है, थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ई के बारे में डिस्कशन किया था। फिर फिर हमने एट जर्नल पॉइंट पे दोनों वैल्यूज जब डिस्कस कर ली, फिर हमने एक क्वेश्चन देखा था 90 डिग्री वाला, कि 90 डिग्री रहेगा तो क्या रहेगा, आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन को बाद में। फिर बात करते हैं, हमने रीड किया था पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पोटेंशियल जो होता है वो ई इंटू आर जैसा दिखेगा, तो मतलब जो नीचे आर था वो एक पावर कम हो जाती है। फिर हमने बात की कि एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होगा, तो एक्सियल पोजीशन पे वैल्यू आई के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एक काम की बात देखी कि पोटेंशियल कुछ इस सर्कुलर सेटअप पे कम होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, इसका मतलब इस वाले सेक्शन पे ये जो पॉइंट है टॉप पॉइंट, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो हमने फिर डिस्कस किया कि यार इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना होगा पोटेंशियल। तो जब हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखा तो हमें वैल्यू आई क्या, 0, ठीक है। सो इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू होती है 0, और एक्सिस पे कितनी होती है, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पोटेंशियल भी जर्नल पॉइंट पे देखा, तो ये भी आप याद करते चलेंगे कि जर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल फाइनल कितना आता है, तो ये आता है के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो के पी कॉस थीटा यहाँ पर आता है, ठीक है। सो हो जाती है वैल्यू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर अगर एक्सेस पे देखना है तो कॉस थीटा कॉस 0 रख दीजिए, तो वो 1 हो जाता है। और अगर इक्वेटोरियल पर पूछा है तो कॉस 90 डिग्री हो जाता है विच इज 0, तो फाइनल आंसर हो जाता है 0। फिर इस तरीके से एक एग्जांपल देखा हमने। चले, तो आज का टॉपिक हमें डाइपोल पे फील्ड देखनी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इन तीन चीजों पे फोकस किया था। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया है, मतलब अभी तक याद है ना कि अगर हमने एक चार्ज को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है तो फोर्स कितना लगता है, क्यू इंटू ई जितना, ठीक है। तो अब सुनिएगा, मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ कि अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है तो आपका दिमाग तुरंत किस तरफ फोकस हो जाना चाहिए, देखिए। तो सपोज मैंने क्वेश्चन में दिया है कि यार ये लेफ्ट टू राइट की तरफ एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब मैंने बार बार आप लोग को बताया कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स करता है, और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स करता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक डाइपोल है जिसको मैंने थीटा एंगल पर रख दिया है, एक डाइपोल है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रख दिया है, तो जरा सोचो पॉजिटिव वाले का क्या होगा। तो पॉजिटिव पे एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, मतलब टुवर्ड्स राइट, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू इंटू ई। तो सबसे पहले हमने निकाला कि यार पॉजिटिव पे फोर्स किस तरफ लगेगा, तो वो है Q इंटू ई का टुवर्ड्स राइट साइड। सो ये कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव पे तो राइट साइड लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बता रखा है पॉजिटिव को अलोंग द फील्ड लगता है, और नेगेटिव को अपोजिट टू द फील्ड लगता है, मतलब नेगेटिव को किस तरफ फोर्स लगेगा, लेफ्ट की तरफ। बट थॉट ये नहीं है, थॉट हमारा ये है कि जब हमसे फोर्स पूछेगा तो हम एक चार्ज में थोड़े ना निकालेंगे, डाइपोल एक चार्ज थोड़े है, डाइपोल तो पूरा ऑब्जेक्ट है, एक यूनिट है। तो अगर हम पूरे डाइपोल पे बात करें तो एक चार्ज पॉजिटिव की तरफ है और एक चार्ज नेगेटिव की तरफ है, तो दोनों चार्ज नेट सम होके क्या कर देने वाले हैं, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये बन जाती है एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या, द नेट फोर्स
अच्छे से सुनेंगे सब लोग, ध्यान से याद करें इस चीज को। द नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल kept in a uniform field is always zero। याद रखें, इज ऑलवेज जीरो। तो बेटा अगर जीरो ही हो गया, फिर से समझेंगे, द नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि थीटा की कोई बात ही नहीं आई, क्यू चाहे कुछ भी हो, ई चाहे कुछ भी हो, सब जीरो। तो ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये चीजें पूछ लेता है कि यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, क्यू ई थीटा, क्यू एंड ई बोथ, नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आंसर क्या होता है फोर्स पे, जीरो। ठीक। तो यार आप सोच रहे होंगे कि यार जब जीरो हो जाता है तो इतना हेडिंग डाल के पढ़ाने की क्या जरूरत थी, मतलब पहले ही बोल देते फोर्स का आंसर हमेशा जीरो आने वाला है। तो नहीं, यहाँ पे एक स्पेशल चीज हो रही है, देखें, फील करें। अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से और मैंने बोला कि इसमें लेफ्ट की तरफ एक फोर्स लग रहा है और एक राइट की तरफ फोर्स लग रहा है, तो बताओ नेट फोर्स कितना है। तो नेट फोर्स तो दोनों बैलेंस है, बट सबको फील आ रहा होगा कि देखो इन दोनों फोर्स के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और अगर आप फील करो तो ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से घुमा देंगे। तो आई गेस मुझे लग रहा है सारे स्टूडेंट्स को ये दिख रहा होगा कि अगर मैं इस तरीके से एक फोर्स खींचूं और बॉटम से एक रिवर्स फोर्स खींचूं तो ये इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम जाएगा। ठीक। तो मतलब इस चैप्टर में डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि फोर्स तो जीरो हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये डाइपोल घूमने लग जाएगा। इसका मतलब जब आप अगर देखें आगे जाके, मैं मैग्नेटिज्म में भी पढ़ाऊंगा कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और आप एक मैग्नेट रख दोगे तो बस वो मैग्नेट घूमता रहेगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि ये अब आगे नहीं चलेगा, जहां पे रख दोगे वहीं पे ही घूमता रहेगा, आगे नहीं चला जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन या लीनियर मोशन देने का काम किसका है, फोर्स का। तो नेट फोर्स जीरो होने की वजह से ये आगे नहीं जाएगा बट घूम जाएगा, टॉर्क मिलेगा इससे। ठीक है। तो पार्ट समझ में आया ना सबको कि फोर्स जीरो होगा बट टॉर्क मिलेगा। तो अब हम सेकंड जो कैलकुलेशन करेंगे वो टॉर्क की करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, टॉर्क इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ठीक। तो डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स जीरो होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, टॉर्क होता है, क्योंकि वो घूमने वाला है। अब तो बात कर लेते हैं टॉर्क कितना लगता है। तो यार सबको याद होगा टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं एफ क्रॉस आर करके निकाल लेते हैं, सॉरी आर क्रॉस एफ करके निकाल लेते हैं, या फिर हम क्या कर लेते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकाल लेते हैं। तो याद है ना, अगर एक लाइन है तो दो फोर्स क्या है और इनके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो देखें एक फोर्स है ये, एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ये, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब सबको समझ में आ गया होगा, अगर ये एल है तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो अगर हम बात करें फोर्स, तो फोर्स कितना लग रहा है, क्यू इंटू ई का, फोर्स कितना लग रहा है, क्यू इंटू ई का। ठीक है। इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जाएगी एल इंटू साइन थीटा, और ये एल को हमने 2a लिख दिया है। ठीक है। तो एल के लिए टेंशन नहीं लेना है। अब मैंने बताया कि यार ये 2a को हमेशा क्यू के साथ लिख लेते हैं, जिससे कि ये क्या बन जाए, डाइपोल मोमेंट बन जाए। तो हमने इस 2a को q के साथ लिख लिया और e को अलग रख दिया, तो ये q इंटू 2a क्या बन गया, p। तो इसका मतलब देखो टॉर्क का फॉर्मूला कैसा दिखने लग गया, पी ई साइन थीटा टाइप दिखने लग गया। तो इसका मतलब हमें पता है ना कि यार p भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बता तीन तीन वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में कब आ सकती हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट हुआ हो। तो यहाँ से कंफर्म पता चल जाता है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा या फिर पी क्रॉस ई। अब सबको एकदम दिमाग खोल के एकदम सुन लेना है क्या, कि यार टॉर्क निकालने में दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। इधर आपको थीटा दे देगा, बोलेगा कि बेटा टॉर्क बताओ, तो हो जाएगा पी साइन थीटा, या फिर वेक्टर वाइज दे देगा, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है। ठीक है। पी वेक्टर लिखना है, ई वेक्टर लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना, मैट्रिक्स बना लेते हैं ऐसे, आई कैप लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं और फिर के कैप लिखते हैं, और इन तीनों का फिर नीचे वैल्यूज लिखते हैं, पी वेक्टर और ई वेक्टर, और फिर सॉल्व कर देते हैं। तो टॉर्क सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात है टॉर्क की डायरेक्शन कैसे देखते हैं। तो मैंने बताया टॉर्क की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं, मतलब या सिंपल बोले टॉर्क की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से देख लेते हैं। ठीक है।
राइट हैंड रूल क्या है? स्क्रू गेज वाला रूल, कि अगर हम बात करें तो ये दोनों मिलके कैसे इसे घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब थंब कहाँ है? थंब है इनटू द प्लेन। अगर थंब इनटू द प्लेन है मतलब टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? इनटू द प्लेन। पी की डायरेक्शन तो इसी एंगल पे है और ई की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। सो पी क्रॉस ई की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं थंब इनटू द प्लेन, ठीक है। तो मुझे लगता है टॉर्क समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल सा था। तो फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ। पहले मैंने बताया कि डिस्कस क्या करने वाले हैं हम? डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, मतलब एक डाइपोल यूनिट को अगर फील्ड में रख दिया तो फोर्स कितना लगेगा? वो तो जीरो हो जाएगा। फिर हमने देखा कि टॉर्क कितना लगेगा। ओके, अब टॉर्क अगर लग गया तो फिर अब पक्का आने वाला है क्या? एनर्जी एंड वर्क डन के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हमें देखनी पड़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? पीई कॉस थीटा माइनस पीई कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी है, स्टेबल सिस्टम है तो नेगेटिव रहेगी। सो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या? माइनस पी कॉस थीटा। तो बेटा तीन फार्मूले आएंगे इसमें, बस तीनों याद करो। मैं फिर से बोलता हूँ, नेट फोर्स जीरो, टॉर्क हुआ पीई साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई पीई कॉस थीटा। रट लो बस, फोर्स जीरो, टॉर्क पीई साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा। बस ये ध्यान देना है थोड़ा सा आपको, कि अगर साइन थीटा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमें क्या कराना पड़ेगा? पी और ई का डॉट कराना पड़ेगा। तो आंसर हो गया माइनस पी डॉट ई, ठीक है। अब एनर्जी तो लिख देंगे, सपोज किसी 90 डिग्री पे रखा है या 30 डिग्री 60 डिग्री, एनर्जी लिख देंगे। बट सोचो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द वर्क डन, और फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, मतलब अभी 90 डिग्री पे था और लेट से किसी पर्टिकुलर डिग्री पे लेके जाना है, 90 से 30 लाना है, तो थोड़ा अपोज करना पड़ेगा ना। तो वो जो अपोज है वो है क्या? वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन कैसे निकाल लेते हैं? देखें सब लोग ध्यान से देखें। u में थीटा 1 टू थीटा 2 की लिमिट रखेंगे, मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल, यही होगा वर्क डन। तो u का फार्मूला क्या था? माइनस पीई कॉस थीटा। तो बेटा पी तो हर बार वही रहेगा, सिर्फ क्या बदलना पड़ेगा? कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यार इस माइनस को मत भूल जाना। जब भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। डन। चलो, तो अब दो डिफरेंट सिनेरियो में पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। तो अगर मुझे पता है कि ये कॉस थीटा है तो पोटेंशियल एनर्जी देखें, अगर मैं थीटा 180 रख दूं। अब अच्छा, थीटा 180 मतलब समझे कि डाइपोल रखा कैसे है। देखें, ये है ई की डायरेक्शन सपोज। अच्छा, पी की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस। तो अगर आपने अगर ऐसे रख दिया डाइपोल तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब डाइपोल कैसे रखा है? उल्टा रखा है। तभी इन दोनों के बीच क्या है? 180 डिग्री है। इसका मतलब डाइपोल का नेगेटिव वाला साइड इस तरफ रखा हुआ है और डाइपोल का पॉजिटिव वाला साइन इस तरफ रखा हुआ है। ये मैं डाइपोल की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फील्ड की नहीं। तो डाइपोल का नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, इसलिए डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि U पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी कॉस थीटा माइनस पीई, ठीक है। और थीटा हमने रख दिया, तो लेट से अगर हमने थीटा 180 रख दिया तो फॉर्मूले में cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाती है यार? cos 180 मतलब -1। cos 180 की वैल्यू है -1। तो कितना हो गया? वो वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस कर देगा तो आ जाएगा प्लस का पी। तो यार ये देखो ना, u की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस का पी। हमने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव होती है मतलब स्टेबल सिस्टम है, और यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पॉजिटिव, मतलब सिस्टम क्या है? अनस्टेबल। सो ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। लोअर द पोटेंशियल एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी, ये स्टेटमेंट बहुत सुनेंगे आप केमिस्ट्री में भी। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा है तो इसलिए ये अनस्टेबल पोजीशन है। अब बताओ अनस्टेबल पोजीशन कैसे है? आपको कैसे फील आ रहा है कि अनस्टेबल है? तो याद है मैंने बताया था कि यार ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहता है, और नेगेटिव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोचो आपने डाइपोल अगर ऐसे रखा तो तुरंत ये प्लस वाले पे, अच्छा नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन जैसे ही आपने डाइपोल को थोड़ा टिल्ट किया, आपने डाइपोल को थोड़ा टिल्ट किया, ये प्लस वाला तुरंत इधर फोर्स फील करेगा और ये माइनस वाला इधर, और तुरंत रोटेट हो जाएगा। ये तुरंत रोटेट हो जाएगा।
इसलिए जो 180 वाली पोजीशन है इसको हाईली अनस्टेबल पोजीशन बोलते हैं। देख ले, थीटा जीरो की बात कर लेते हैं। अगर जीरो है मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब डाइपोल का प्लस आगे और माइनस पीछे। ठीक, अब थोड़ी सी से हम डाइपोल को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो सोचो ये प्लस है ना, ठीक, तो आपने डाइपोल को डिस्प्लेस किया, बट प्लस पे तो आगे की तरफ फोर्स लगता है ना, तो इस पे आगे लगेगा और इस पे पीछे लगेगा। मतलब किस तरफ डाइपोल घूम जाएगा, डाइपोल वापस इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, स्टेबल। अब मैं इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डाइपोल पे हर जगह फोर्स क्या है, जीरो है। तो बेटा अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो हमेशा क्या होती है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाती है। बस हमें चेक करना है कि अगर रिटर्न आ गया तो स्टेबल है, नहीं आया तो अनस्टेबल है। तो अभी हमने देखा कि यार 180 पे तो रिटर्न नहीं आएगा, अनस्टेबल है, और 0 डिग्री है तो बहुत स्टेबल है। मतलब जो पी वेक्टर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आने का ट्राई करता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं थीटा 90 रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो। So, हम इसको बोल सकते हैं इट इज अवर रेफरेंस। सो तो जब डाइपोल परपेंडिकुलर रखा है तो हम उस पोजीशन को बोल सकते हैं दिस इज अवर रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यार ये क्लियर हो गया होगा सबको यहाँ तक। तो अब 1 मिनट सब लोग सारी चीजें देखें, मैं एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ फिर आप लोग से पूछूंगा डिटेल में। चले सब लोग एक बार देखते जाए, फिर मैं सब लोग से पूछता हूँ। हाँ, इस बीच किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है। फोर्स के बारे में पहले देखें, फील करें और दिमाग में याद करके सेव करने का ट्राई करें पूरा अच्छे से, और बताएं मुझे। कुछ डाउट आ रहा है तो पूछें। चले, यस फोर्स क्लियर है। टॉर्क ध्यान सर दें। वो इलेक्ट्रिक हाँ पूछें। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है, वो है या कोई एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है भाई। यहाँ पे एक वर्ड याद कर लें, ये डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। तो डाइपोल की खुद की फील्ड नहीं देख रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं किसी एक यूनिफॉर्म फील्ड में। ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड है। तो यहाँ पर आप चाहिए तो ये ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे हम एक वर्ड लेके ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एक टाइप की एक्सटर्नल फील्ड है। सर वो अनस्टेबल में तब तक घूमेगा जब तक वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं आता, वो डाइपोल। हेलो सर, डाउट है। हाँ पूछें। हाँ, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल तब तक घूमेगा जब तक वो स्टेबल नहीं होता क्या? नहीं नहीं नहीं, ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग सुनेंगे थोड़ा सा। लेट से अनस्टेबल पोजीशन पर एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। लेट से हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा डाइपोल डिटेल कर लेते हैं। ओके, सो देखें क्वेश्चन यहाँ पर ये है
कि अगर अनस्टेबल पोजीशन है तो वो कब तक घूमेगा, जब तक कि स्टेबल नहीं हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लेट्स से डाइपोल रखा हुआ है इनवर्स, ठीक है, मैंने बताया कि डाइपोल को घूमना पड़ेगा जब तक कि वो अलोंग ई नहीं आ जाता, ठीक। तो ये डाइपोल को हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, डाइपोल को इधर अपवर्ड या डाउनवर्ड कहीं पे डिस्टर्ब करो, प्लस लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये डाइपोल घूम जाएगा, ठीक। जब ये डाइपोल घूम जाएगा तो सिनेरियो हम देखते हैं कि जब ये डाइपोल यहाँ तक आएगा, मतलब ये जो डाइपोल है ये जब हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये आएगी कि तब तक जब तक ये घूम रहा होगा इस पे बहुत सारी स्पीड आ चुकी होगी। अगर ये बहुत सारी स्पीड आ चुकी है तो ये रोटेट करेगा, अभी कंटिन्यूअसली करेगा, तो जितनी एनर्जी यहाँ से लेके आया है ना उतनी एनर्जी तक ये रोटेट करेगा। तो जैसे ये मैंने बताया ना कि अगर आपने कुछ थीटा एंगल उसे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो इसका मतलब अब ये यहाँ से अगर आया था तो यहाँ से लेके अगर इसने इतनी एनर्जी ली, यहाँ से लेके अगर इतनी एनर्जी ली तो अपोजिट साइड में जाकर उतनी एनर्जी लॉस करेगा। इसका मतलब ये डाइपोल यहाँ तक नीचे तक जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब इस चीज को हम बोलते हैं ऑसिलेशन। अगर आपने डिस्टर्ब किया तो बस अब वो घूमता ही रह जाएगा। और कितना घूमेगा? अगर आपने इस तरफ थीटा घुमा दिया तो वो पूरा अपोजिट डायरेक्शन में यहीं तक थीटा डिस्टेंस तक घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये समझना है कि अगर आपने डाइपोल को डिस्टर्ब कर दिया या आपने उसको अलोंग ई नहीं रखा, सपोज ये ई था और डाइपोल को आपने अलोंग ई नहीं रखा है डाइपोल मोमेंट, तो बस वो घूमता ही रहेगा, क्योंकि बाकी सारी पोजीशन क्या है, रिलेटिवली अनस्टेबल है। लेट्स से आपका मन है, आपने कहा नहीं सर इसको ऐसे रख देते हैं, तो अगर बेटा ऐसे रखा तभी तो प्लस इस तरफ है ना, इसे फोर्स इधर लगेगा, इसे फोर्स इधर लगेगा, तो फिर से ये घूम जाएगा। और वही सिनेरियो होगा कि घूमने में जितनी ये एनर्जी यहाँ तक गेन करेगा वो वापस लॉस करने के लिए नीचे भी तो आएगा, तो अब ये डाइपोल नीचे इतनी डिस्टेंस तक आएगा, तो आप जितना थीटा घुमा देंगे उतना ही थीटा पे वो ऑसिलेट करता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो वेरी गुड थॉट। कभी रुकेगा नहीं डाइपोल, डाइपोल को अगर इनिशियली स्टेबल पोजीशन में छोड़ा है तो ठीक है, अदरवाइज कभी भी छोड़ा है तो डाइपोल रुकेगा नहीं, डाइपोल विल ऑलवेज ऑसिलेट जिस भी एंगल पे छोड़ेंगे आप। ओके। ओके, एनी अदर डाउट? टॉर्क का फार्मूला सबने याद कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी का याद किया सबने? पोटेंशियल एनर्जी का सब लोग याद कर लें फॉर्मूला, कैसे पोटेंशियल एनर्जी से वर्क डन निकालना है, सब लोग अच्छे से देख लें, पूछे डाउट? एनीवन, एनी डाउट? पक्का सब लोग याद कर लिए ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? चलिए देख लेते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं। ओके साहिल, साहिल आंसर करें, माइक ऑन करें। साहिल। हाँ सर। हाँ साहिल, आप बताओ बेटा, डाइपोल का टॉर्क कितना होता है? डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रख दिए तो टॉर्क का फॉर्मूला। साहिल यार इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछ लिया, आंसर कर सकते हो आप। ओके, रघुनंदन आंसर करें आप। वेक्टर P into dot product E. वेक्टर P इंटू ई। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, टॉर्क कितना लगता है एक डाइपोल में अगर फील्ड में रख दिया है तो टॉर्क कितना लगता है? रघुनंदन टॉर्क के बारे में बताना है। P into E sin theta. P इंटू ई साइन थीटा, अगर वेक्टर फॉर्मेट में देखे तो P into dot product E. डॉट प्रोडक्ट नहीं यार, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर जब भी आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट हाँ होता है। हाँ, वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट सर। ओके, रुजुता आंसर करें। रुजुता, हाँ सर। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे निकालते हैं?
सर राइट हैंड रूल से। ओके, एक्सप्लेन। सपोज P 270 डिग्री पर है विद द E, तो बताओ किस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन सुने, E हॉरिजॉन्टल है एंड P इज एट 270 डिग्री विद द E, तो आपको बताना है टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा। सर अपने हैंड को हॉरिजॉन्टल पे प्लेस करना है और हाँ, और उसे नीचे की तरफ 90 डिग्री घुमाकर जहाँ थंब पॉइंट करेगा वहां पर टॉर्क की डायरेक्शन होगी। ओके, सो वो अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में किस तरफ थंब पॉइंट करेगा? सर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, गुड। ठीक है, सो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। मेरा क्वेश्चन क्या था, सब लोग फिर से सुन ले। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दें। मेरा क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर सिनेरियो में दैट E is horizontal and P is at 270 degree, which means P is right downward. तो क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ करते हैं? P to E, सब लोग सुन लेंगे। P sin थीटा या फिर P क्रॉस E है, तो बेटा P इधर है ना, तो अब आप अपने फिंगर्स को P to E टर्न करने का ट्राई करें। तो अगर आप इस तरीके से एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन देंगे तो थंब कहाँ पर आएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, चले, तो आई गेस सही है। ओके, गुड। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सब लोगों ने सीख लिया ही है। चले ये क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से। हेलो सर। हाँ, पूछें। सर आंसर। ओके, नहीं नहीं, चैट बॉक्स में करें। आंसर बताया नहीं कोई अभी, जस्ट आंसर का मल्टीप्लायर लिख दें, आगे का मल्टीप्लायर इज इनफ। ओके आशुतोष, गुड, करेक्ट आंसर। ओके, सो गुड, काफी लोगों ने सही दिया हुआ है, कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं। कुछ लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है। आर्या देशपांडे नॉट करेक्ट। ओके, गौरी नॉट करेक्ट। आशुतोष नॉट करेक्ट। यार छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो, फॉर्मूला ही मैंने क्या बताया, रुको मैं अभी आंसर नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं फिर से दिखा रहा हूँ। मैंने यहीं पे समझाया ना आप लोग को, फिर से देखें यार सब। वर्क डन निकालते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो बेटा जब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे तो माइनस पी कॉस थीटा होता है ना फॉर्मूला, तो माइनस पी को क्यों भूल जा रहे हो? बहुत सारे स्टूडेंट माइनस पी को भूल गए, फिर cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 होगा ना। तो ये चीज यार थोड़ी ध्यान दें यार, ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं करें। ओके, गुड। सो आंसर है रूट 3 माइनस 1/2। बहुत सारे स्टूडेंट ने 1 माइनस रूट 3/2 लिखा है, माइनस पी होता है बाहर भाई, माइनस पी को नहीं भूलना है। तो ये माइनस इनके साइन को रिवर्ट कर देगा, आंसर आ जाएगा रूट 3 माइनस 1/2। और पी को कुछ लोगों ने क्यू ई लिख दिया है, भाई क्यू ई कहाँ से आ जाएगा अभी? पी होता है क्यू इंटू बीच का सेपरेशन 2L, अभी मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो आप पी के टर्म्स में ही आंसर करना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, चले नेक्स्ट देख लेते हैं। चले नेक्स्ट सॉल्व करें।
ओके गुड. तपन, प्रेम, करेक्ट आंसर. अनूप, करेक्ट आंसर. गुड. तो यार मैं बता रहा हूँ कि इसमें डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है. ऋतु इनकरेक्ट, जोया इनकरेक्ट, गौरी नेहरा इनकरेक्ट आंसर, कौशिकी इनकरेक्ट. यार मैं फिर से अभी मैंने बताया आप लोग को, जस्ट अभी बताया कि वर्क डन में साइन कितना इंपॉर्टेंट है. साइन कितना इंपॉर्टेंट है, फिर भी गलती किए जा रहे हो यार. बार बार बोल रहा हूँ यार, साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दें. ठीक. तो क्वेश्चन में यार आप साइन नहीं ध्यान दोगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता यार. थोड़ा सा ध्यान दो. फॉर्मूला क्या होता है, फिर से सुने, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, सब लोग सुनेंगे. ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया यार, ये एक्सपेक्टेड नहीं था. सुने. फॉर्मूला होता है वर्क डन का. वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस पी कॉस थीटा. अगर हमें कहीं से कहीं पे जाना है तो सिर्फ होता है फाइनल माइनस इनिशियल. तो क्या था, डाइपोल था पहले 90 डिग्री पे, अब उसे हमें वापस से 0 डिग्री पे लेके आना है. ये डिग्री किसके साथ होता है? ई के साथ होता है. तो फाइनल पोजीशन क्या है बेटा? 0 डिग्री. और इनिशियल पोजीशन क्या थी? 90 डिग्री. सो क्या हुआ? cos 0 दैट इज 1 और cos 90 मतलब 0, तो ये 1 हो गया. और बाहर माइनस पी रहेगा ना, वो क्यों बार बार भूल जाते हो? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने प्लस पीई आंसर दिया, गलत आंसर है. करेक्ट आंसर रहेगा माइनस पी. चलिए, मुझे लगता है कि इस वर्क डन के बारे में थोड़े से थॉट्स आ गए होंगे, अभी सबको थोड़ा आइडिया. ठीक है, पूछें. सर उन्होंने पैरेलल करने के लिए बोला है, तो फिर हम 180 डिग्री भी ले सकते हैं ना कॉस? हाँ सही है, थॉट आपका सही है, पैरेलल करने के लिए बोला है. बट इन जनरल इस डाइपोल वाले सेक्शन में पैरेलल मतलब इन द डायरेक्शन होता है. अगर अपोजिट करना है तो उसको एंटी पैरेलल वर्ड यूज करता है. अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने ये वर्ड बोला भी था. याद है डाइपोल की फील्ड लिखते समय मैंने बताया था कि अगर आप ऐसे देखोगे तो डाइपोल अगर इस तरीके से और फील्ड उसी डायरेक्शन में तो पैरेलल है. बट याद है कि एक अपोजिट है, तो मैथमेटिकली तो वो भी पैरेलल ही है, बिल्कुल पैरेलल है. बट हम पैरेलल वर्ड यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? एंटी पैरेलल. तो यार अभी सबको समझ आ रहा है ना कि अगर पैरेलल लिखा है मतलब वो चाहता है कि आप इन द डायरेक्शन लेके जाए. अगर और कुछ होगा मतलब 180 होगा तो फिर वो वर्ड यूज करेगा एंटी पैरेलल. क्लियर है भाई सबको? ठीक है. ओके. तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑसिलेशंस ऑफ अ डाइपोल. ओके. हाँ, किसी ने तो डाउट पूछा था अभी जस्ट. किसने पूछा हुआ था डाउट? सर मैंने. ओके. हाँ ओके, आपने. ठीक है. तो अभी मैंने बताया था क्या डाइपोल में होता क्या है कि डाइपोल को 0 के अलावा, वो जो 0 डिग्री है उसके अलावा कहीं पे भी छोड़ोगे वो तुरंत घूम जाएगा. और जब वो घूमेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है, तो वो रुक नहीं पाएगा. अगर वो रुक नहीं पाएगा तो इसका मतलब वो क्या करेगा? वो रोटेट होता रहेगा. ठीक है. तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. मैंने ऑलरेडी वैसे बता दिया है क्या. व्हेन अ डाइपोल इज केप्ट एट एन एंगल थीटा, ठीक है, विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट एक्सपीरियंस अ रिस्टोरिंग टॉर्क अलोंग द फील्ड. मतलब अगर हमने ये फील्ड है इस डायरेक्शन में और एक डाइपोल को किसी थीटा एंगल पे रख दिया, तो मैंने बताया कि अगर डाइपोल इस तरीके से तो प्लस को आगे फोर्स लगेगा, नेगेटिव को पीछे, और ये डाइपोल वापस यहाँ आ जाएगा. तो कहने का मतलब है कि ये जो 0 वाली स्टेबल पोजीशन है उससे आपने कितना भी डिस्टर्ब किया, कितना भी 0 to 180 तक कुछ भी डिस्टर्ब करो, वो वापस से रिस्टोर हो जाता है. ठीक है. तो याद है ना हमने पढ़ा था ऑसिलेशन कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स है और उसने उसे वापस से रिस्टोर कर लिया तो वो मोशन कैसी बन जाएगी? ऑसिलेटरी मोशन बन जाएगी. तो सबको समझ में आया वो क्या बन जाएगा? ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल. अब कोई मुझे बताएगा क्या हम ऑसिलेशन का टाइम पीरियड सिंपली निकाल पाते हैं क्या? नहीं. सोचो कहीं पे कोई रैंडम ऑसिलेशन हो रहा है तो हम टाइम पीरियड नहीं निकाल पाते, टफ है. लेकिन ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस होता है क्या? when this theta is very small, when this theta is very small, like how much? 10-20 डिग्री तक. तो अगर थीटा बहुत ही कम है तो हमें पता है कि ये ऑसिलेशन का नेम हम क्या कर देते हैं? SHM कर देते हैं.
और अगर SHM है तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमने डिस्कस किया कि यार अगर एंगल इज वेरी स्मॉल तो देन इट्स ऑसिलेटरी मोशन विल बिकम अ SHM, और SHM में हम टाइम पीरियड निकालते थे। तो थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूँ आप लोग को SHM कैसे निकालते थे। इधर फोर्स प्रोपोर्शनल टू x ढूंढते थे या फिर टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा ढूंढते थे। तो हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, PE sin थीटा। तो अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को ही क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू PE थीटा। तो मतलब टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया। तो ये जो PE है ये क्या बन जाएगा हमारा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा, याद है ना, T इज इक्वल टू। तो कोई मुझे बताएगा कि SHM का फॉर्मूला क्या आएगा अगर हम टॉर्क के फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हैं। एनी स्टूडेंट आंसर दें। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम क्या यूज करते थे जब हम क्वेश्चन को टॉर्क से सॉल्व करते थे। चलो एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, ये लिखते थे जब हम फोर्स इज इक्वल टू के एक्स ढूंढते थे। अब हमने टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू थीटा हमने ढूंढा है, तो बताएं फॉर्मूला क्या हो जाता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड अंडर रूट आई बाय के। ओके वेरी गुड है, काफी लोग को पता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड था, वेरी गुड। तो फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन के। याद रखें ये जो मास होता है, जो लीनियर मोशन में मास होता है, उसको हम सर्कुलर या एंगुलर मोशन में आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन के, और के अभी हमने क्या देखा, PE जितना। ठीक, तो फॉर्मूला हो जाता है क्या, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन PE। अब बात आती है यार डाइपोल का आई कैसे निकालेंगे। तो यार डाइपोल के बारे में आपको समझना है कि डाइपोल एक ऐसी यूनिट है जिसमें एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज, मतलब दोनों सेम चार्ज होते हैं। ठीक है, तो बेटा चार्ज है मतलब उन पे मास भी होगा। ओके, पॉइंट ये कि बेटा ये घूमेगा किसके अबाउट। सोचो दो मास वाले पार्टिकल है, वो किसके अबाउट घूमेंगे। तो मैंने बताया कोई चीज अगर फ्री टू मूव है तो वो किसके अबाउट घूमती है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी अपने। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट दो मास सिस्टम का याद है आई कैसे निकालते हैं, आई निकालते हैं बेटा म्यू इंटू आर स्क्वायर से। आर क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास। तो म्यू को कैसे लिखते हैं, लिखते हैं m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो मैंने ये बताया भी था कि एक m1 m2 अगर अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने वाले हैं तो फिर क्या वैल्यू आएगी उनकी, तो हम यहाँ से आई निकाल सकते हैं। डन, चले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करें। और सब लोग को बस थोड़ा सा फैक्टर टाइप बताना है कि पहले तो आइडिया बताना है। कोई स्टूडेंट आंसर करे कि ये अप्रोच कैसे करना है, इस क्वेश्चन में थॉट क्या है, फिर उसके बाद सॉल्विंग शुरू करेंगे। कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। A dipole is kept at 30 degree in uniform electric field. ठीक है, if it is free to rotate तो then find omega at its mean position। कोई स्टूडेंट आंसर करे कि इस क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करेंगे। एक डाइपोल है जो कि 30 डिग्री पर है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे 30 डिग्री पर है। तो मैंने बताया अगर छोड़ दोगे तो तेजी से ऑसिलेट करता हुआ वापस आएगा। तो सबसे ज्यादा ओमेगा कहाँ पर मैक्सिमम होगा, ओमेगा इस वाली लाइन पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि पहले तो फोर्स इसे घुमा रहे होंगे, जब ये यहाँ तक पहुंच जाएगा तो नेट फोर्स सब जीरो हो जाएगा, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। फिर जब ये और घूमता हुआ नीचे चला जाएगा तो फिर टॉर्क अपोजिट लगने लगेगा और वापस से 30 डिग्री पे जाके रुक जाएगा और फिर घूमता ही रहेगा। तो ओमेगा एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब जहां पे टॉर्क जीरो है। कैसे निकाल सकते हैं, कोई स्टूडेंट आंसर करे पहले। सर एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन पहले प्रेम बताएं। सर दोनों एनर्जी कंजर्व करेंगे, मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाली और हमारी रेगुलर। रेगुलर कौन सी एनर्जी यहाँ पर, ई कॉस थीटा वाली। ओके वेरी गुड यार। सो क्या करेंगे, पी कॉस थीटा की जो एनर्जी हुई है, जो वर्क डन हुआ है, वो किसको मिल गया है, हाफ
आई ओमेगा स्क्वायर को। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये क्या हुआ होगा, जो पी कॉस थीटा वाली एनर्जी है वो मिल गई होगी किसे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को, ठीक है। मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख दिया है कि इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल कोई काइनेटिक नहीं थी और पोटेंशियल हमें पता है कि इतनी थी, डन। इनिशियल काइनेटिक कुछ नहीं है और इनिशियल पोटेंशियल है माइनस पी कॉस थीटा 1। फिर फाइनली काइनेटिक एनर्जी आ गई और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख दी। आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं, दोनों पोटेंशियल एनर्जी का माइनस किसके इक्वल करा दिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल करा दिया, ठीक है। तो देख लें एक बार इसका सॉल्विंग, एक बार सब लोग देख लो, आपको समझ में आया कि नहीं किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने बताया किस तरीके से कर सकते हैं, माइनस पी वर्क डन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में गए। चलो आई गेस क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि हम चेंज इन एनर्जी जो भी है इक्वल करा दें काइनेटिक एनर्जी की। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ का माइनस पी कहाँ चला गया, भाई कुछ लोग सोच रहे हो कि नहीं, कोई बताए, कोई मुझे रीजन बताए कि अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की जगह सिर्फ लिखूं दैट वर्क डन हैज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो यहाँ पर बताओ क्या चेंज हुआ, यहाँ का माइनस क्यों मिसिंग है, कोई स्टूडेंट आंसर करे। कोई स्टूडेंट आंसर कर सकता है। तो ये हुआ ये कि एक्चुअल जो हम करते हैं कि नेट एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो उसमें पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कंजर्व कराते हैं। तो इसका मतलब क्या आता है कि व्हेन कंजर्व का मतलब है देयर इज नो चेंज, मतलब डेल्टा दोनों का क्या होगा, जीरो। तो डेल्टा दोनों का जीरो होगा, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हम चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक कर रहे हैं तो रियल में वो माइनस था, क्योंकि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू जीरो होने वाला है। तो पोटेंशियल को इस तरफ लाएंगे ना तो एक ऑलरेडी माइनस आ जाता है, तो इसलिए इक्वेट कर सकते हैं। बाकी कॉमन सेंस भी लगा लेना है यार कि जब आप स्पीड या कोई एंगुलर स्पीड या इस तरीके की कोई चीज निकाल रहे होते हैं तो फिर एनर्जी पॉजिटिव ही होगी, तभी तो आप कैलकुलेट करेंगे ना, नेगेटिव थोड़े ना हो जाएगा, ओमेगा रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ जाएगा ना, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी रखना है। तो आज हमने यार 3 चीजें हमने डिस्कस की हैं इस चैप्टर में कि डाइपोल को अगर फील्ड में रख दिया तो फोर्स कितना लगेगा, जो कि फोर्स बिल्कुल जीरो था। फिर हमने बोला टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क साइन थीटा आया था, पी साइन थीटा। तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि जब साइन जीरो मतलब टॉर्क एकदम कम, तो एकदम अगर हॉरिजॉन्टल रखा है तो टॉर्क जीरो, 90 रखा है तो टॉर्क मैक्सिमम। सेम हमने फिर डिस्कस किया पी कॉस थीटा के लिए, तो पी कॉस थीटा के लिए एकदम उल्टा सिनेरियो था। हमने वर्क डन भी देखा कि किस तरीके से वर्क डन होता है, फिर हमने देखा ऑसिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो डाइपोल का हमने ऑसिलेशन भी देखा। चलिए अब स्टेप 2 पे आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है समझे, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि ई की वैल्यू बदल रही है। जब यूनिफॉर्म था हमने स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखाई थी, तो हमने क्या बताया था कि यार ई की वैल्यू बदलेगी नहीं, कहीं पे भी चार्ज रखा हो ई की वैल्यू होगी क्यू इनटू ई। बट लेट्स से ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर आप देखें कि इस तरीके की फील्ड आपको देखने को कहाँ मिलेगी, सोचने लग जाते हैं ना यार ये ऐसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहाँ मिल जाएगी, तो बहुत सिंपल सी फील्ड है। अगर देखो तो ये रेडियली जा रही है, मतलब यहाँ कहीं पे एक चार्ज रखा होगा, ये एक चार्ज के वजह से फील्ड है, ठीक है, समझे। ये कि यहाँ पे बीच में कोई चार्ज रखा होगा जिसकी वजह से रेडियल फील्ड जा रही है। तो पता है ना चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो ये आर पास में है मतलब यहाँ ज्यादा होगा,
ये r डिस्टेंस दूर है, मतलब यहाँ पे कम होगा। नंबर 2, लेट से आपको पता ही नहीं है चार्ज के बारे में कि यार यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो आप डेंसिटी से बता सकते हैं। यहाँ पे देखो फील्ड की डेंसिटी कितनी ज्यादा है और यहाँ पे डेंसिटी कितनी कम है, ठीक है, क्योंकि ये दूर जा रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम फील्ड की डेंसिटी के हिसाब से बोल सकते हैं दैट E1 मतलब 1 पॉइंट पे जो फील्ड है दैट इज ग्रेटर देन फील्ड एट 2, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं देख के दैट E1 इज ग्रेटर देन E2, मतलब यहाँ पे जो फील्ड है वो ज्यादा है E2 से। अब बात कर लेते हैं फोर्सेस की। तो प्लस क्यू वाले को फोर्स किस तरफ लगेगा, अभी क्लियर है, प्लस वाले को अलोंग द फील्ड फोर्स लगता है और माइनस वाले को अपोजिट टू द फील्ड फोर्स लगता है। तो ये तो क्लियर हो गई कि इन पे फोर्स किस तरफ लगेगा। और वैल्यू देखो बदल गई, वैल्यू बदल गई, प्लस वाले पे लगेगा Q इंटू E2 जो कि यहाँ पर ही है, और माइनस वाले को लगेगा Q इंटू E1 जो कि यहाँ पर है। तो अगर मैं बात करूँ कि E1 ज्यादा है E2 से, तो इसका मतलब किसका फोर्स ज्यादा होगा, माइनस वाले पे फोर्स ज्यादा होगा। तो इससे क्लियर है कि माइनस वाले पे फोर्स ज्यादा होगा, प्लस वाले पे कम। तो क्या नेट फोर्स कभी जीरो आएगा, क्या नहीं, नेट फोर्स विल नेवर बी जीरो। बट देखना प्लस पे फोर्स कम है, माइनस पे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला फोर्स जीत जाएगा। इसका मतलब ये कि जब एक आप डाइपोल को ऐसे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में छोड़ दोगे और अगर यहाँ पर फील्ड ज्यादा है, तो इसका मतलब ये चार्ज किस तरफ जाने लगेगा, लेफ्ट की तरफ मूव होने लगेगा। तो आप ऐसे सोचो कि आपके रूम में एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और आपने एक छोटा सा डाइपोल छोड़ दिया, तो वो डाइपोल घूमने के साथ साथ क्या करने लगेगा, चलने भी लगेगा। क्लियर, डिपेंड करेगा कि किस वाले चार्ज का ज्यादा है फोर्स, वो उस चार्ज की डायरेक्शन में जाएगा। सोचो अगर प्लस वाले पे फोर्स ज्यादा होता तो अलोंग द फील्ड जाएगा, और अगर माइनस वाले पे फोर्स ज्यादा है तो अपोजिट टू द फील्ड जाएगा। तो अब डाइपोल दो काम करेगा, इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड डाइपोल दो काम करेगा, क्या करेगा, चलता भी जाएगा और घूमता भी जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, चलता भी जाएगा और घूमता भी जाएगा, ठीक। चले, तो यार ये सबको कंफर्म है। वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे सर आपने वैल्यू नहीं बताई, नेट फोर्स कितना हो जाएगा। अरे भाई F2 और F1 को माइनस कर लेना, ठीक है। सो Q इंटू E1 माइनस E2 जो आएगा वही आंसर होगा हमारा डाइपोल का फोर्स का नेट। ओके, तो कुछ बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें हैं। अच्छा डाइपोल मैं बता रहा हूँ, डाइपोल ऐसा कुछ नहीं है, डाइपोल एकदम नया है आप लोगों के लिए। डाइपोल आपने इससे पहले कुछ भी नहीं सुना होगा, तो डाइपोल को एज अ प्रॉपर थ्योरी आपको याद करते रहना है कि डाइपोल एक ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है। चले, तो डाइपोल को हमने देख लिया कि नेट यूनिफॉर्म फील्ड में इसको फोर्स जीरो नहीं लगेगा। तो अब सुन लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है क्या, कि ऐसा हो सकता है डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैन हैव जीरो नेट फोर्स, क्लियर, इफ इट्स चार्ज आर एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब सब सुनेंगे और ये इंपॉर्टेंट बात है क्या, मैंने क्वेश्चन अभी बताया कि यार ये जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है दिख रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स जीरो नहीं होता, ठीक है। बट थॉट ये है कि जीरो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जीरो होगा ही नहीं, जीरो हो सकता है। कब, तो कुछ लोग बोलेंगे सर इसको अगर ऐसे सीधा रख दें, ऐसे सीधा रख दे तो यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे चार्ज, जरूरी नहीं है भाई यहाँ पे दोनों पे फील्ड सेम हो। कहाँ पे फील्ड सेम होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सोचो अगर एक पॉइंट चार्ज है और सर्कुलर उसमें है, तो इसका मतलब इससे जो फील्ड जा रही होंगी वो इस तरीके से जा रही होंगी। तो जरूरी नहीं है कि जब ऐसे सीधा रख दोगे तभी फोर्स नहीं लगेगा। सोचो एक चार्ज यहाँ रखा है और एक चार्ज यहाँ रखा है, तो डाइपोल जब इस तरीके से रखा होगा, डाइपोल जब इस तरीके से रखा होगा कि उसके चार्ज किस सरफेस पे आ रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आ रहे हैं। तो इक्विपोटेंशियल में क्या खास बात होती है कि जितना फोर्स इसे मिलता है उतना फोर्स इसे भी मिलता है, ठीक है। तो इससे ये क्लियर होता है कि देयर इज वन चांस जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी फोर्स जीरो हो जाए, कब, व्हेन द चार्ज इज केप्ट एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जब इक्विपोटेंशियल पर रखा है मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों के लिए सेम है,
इसलिए नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आ सकता है। अब देखें नेक्स्ट लाइन क्या है, द नेट फोर्स मे और मे नॉट बी 0, ठीक है एंड द सेम इज विद द टॉर्क। मतलब जैसे मैंने टॉर्क की बात की तो टॉर्क क्या था, पी साइन थीटा था ना, ठीक। तो पी साइन थीटा अगर ई के अलॉन्ग होगा तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि टॉर्क 0 हो सकता है, मे और मे नॉट बी, बिल्कुल सही है। फोर्स भी मे और मे नॉट बी 0 हो सकता है, बट क्या चीज सर्टेन है, विच इज ऑलवेज सर्टेन, बट दे बोथ कैन नेवर बी 0 साइमल्टेनियसली। मतलब ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों एक साथ में 0 हो जाए। मतलब ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा और इतने अच्छे से रखा डाइपोल को कि ना तो डाइपोल आगे पीछे जा रहा है और ना ही डाइपोल घूम रहा है। आगे पीछे नहीं जा रहा मतलब नेट फोर्स क्या है, 0। और घूम नहीं रहा है मतलब टॉर्क 0। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ना ही मतलब नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे 0 होते हैं। टॉर्क 0 कब होगा, फील करें, टॉर्क 0 होगा जब आप अलोंग द फील्ड रख देंगे। टॉर्क 0 होगा जब अलोंग द फील्ड। तो क्या अलोंग द फील्ड कभी फोर्स 0 होगा क्या, नहीं। अच्छा, फोर्स 0 कब होगा, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रख देंगे। तो अगर इक्विपोटेंशियल पे रखोगे तो इस तरीके से फोर्स मिलेगा ना, और इस तरीके से फोर्स मिलेगा तो उसको घुमा देगा ना टॉर्क। तो ये बात अब याद करनी है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपको फोर्स 0 हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रखा है। टॉर्क 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट दोनों कभी एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, ये फिक्स थॉट है। तो डाइपोल हमने पढ़ लिया, डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया। तो हमारे डाइपोल के कितने सेगमेंट अब कंप्लीट हो गए, 2 सेगमेंट कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं यार सब लोगों से। मैं स्टार्टिंग से नेम वाइज बोलूंगा और आप लोग स्टार्ट कर देंगे बोलना प्रॉपर, ठीक है। मतलब एकदम स्टार्टिंग से कि डाइपोल में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है और उसको फिर से एक बार सुन लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं यार, थोड़ा सा सुनना। चले, माइक ऑन करना स्टार्ट करते जाएंगे और आंसर करेंगे। अनीश बताओ, सबसे पहले डाइपोल में हमने क्या पढ़ा। अरे नहीं, आज नहीं, एकदम स्टार्टिंग से बताओ डाइपोल। एकदम डाइपोल में सबसे पहली चीज क्या पढ़ी। एकदम डाइपोल में सबसे पहली चीज। ओके, ठीक है, ओके, थोड़ा सा सही नहीं था ये अभी, ठीक है। गौरी नेहरा आप आंसर करें। डाइपोल में सबसे पहले क्या पढ़ा था। डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट क्या फार्मूला था। P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a उन दोनों बीच के दोनों के चार्जेस बीच का सेपरेशन, और डायरेक्शन क्या थी। डायरेक्शन -2 प्लस। ओके, वेरी गुड, ठीक है। जयंत, जयंत आंसर करें। सर हाँ बेटा, उसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने। डाइपोल सबसे पहले मैंने अपने डाइपोल। एक्सियल पॉइंट पर ओके, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल वेरी गुड। एक्सियल पे फार्मूला बताएं। E is equals to 2kp upon r cube. ओके, वेरी गुड। और इक्वेटोरियल पर। E is equals to kp upon r cube. ओके, दोनों का डायरेक्शन कैसा था। पहले में पैरेलल था ओके, एक्सियल में, हाँ, और और दूसरे में एंटी पैरेलल था। ओके, गुड, ठीक है। कौशिकी आंसर करें उसके बाद। ओके, कौशिकी आंसर करें उसके बाद। ओके, प्रेम आंसर करें।
हेलो। हाँ प्रेम, हाँ आंसर सर। पता है? हाँ, जनरल पॉइंट पे देखा था। जनरल ई पॉइंट की पे वैल्यू फॉर्मूला पता है के जनरल पॉइंट का? पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1+3 cos स्क्वायर थीटा। वेरी गुड वेरी गुड। और जनरल पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे ने देखी थी? सर वहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना थीटा की। हाँ, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो फॉर्मूला आ जाएगा। मैं डायरेक्शन हाँ, पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन डायरेक्शन के एंगल। लिए हमने हमने वो कंपोनेंट्स निकाले थे। हाँ, और वो पूरा सॉल्व किया था। तो हाँ, अल्फा क्या आता है? इट्स tan डायरेक्शन फ्रॉम इट्स पोजीशन वेक्टर। tan थीटा बाय 2 मतलब वेरी गुड। tan अल्फा क्या आता है? tan थीटा बाई tan 2। थीटा बाय 2। तो अल्फा एंगल कहाँ से होता है? पोजीशन वेक्टर से। हाँ, और अगर मैं हॉरिजेंटल से पूछूं एंगल फील्ड का, तो हॉरिजेंटल से एंगल कितना हो जाता है? अल्फा प्लस थीटा। ओके, वेरी गुड, ठीक है। चले नेक्स्ट, रुजुता आंसर करें। हाँ सर। फील्ड के बाद मैंने पोटेंशियल बताया, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल बताएं। सर किसी एक पॉइंट पर हमें एग्जैक्टली डाइपोल के पोजीशन से आर डिस्टेंस पर चेक करना होता है। हाँ, तो हमने 3 पोजीशंस पढ़े हैं, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और एक जनरल पॉइंट पर। वेरी गुड। एक्सियल के लिए? सर उसके लिए दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से रिजल्टेंट निकालेंगे। फाइनल आंसर क्या आता है? केपी अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ए ओके, वेरी ठीक है। वो उतना डिस्क्रिप्टिव फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, चलेगा। बट व्हेन ए इज वेरी वेरी लेस देन आर बताएं। तो ए की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं। तो ओके पोटेंशियल इज इक्वल टू केपी अपॉन आर स्क्वायर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। केपी अपॉन आर स्क्वायर। देन इक्वेटोरियल पोजीशन पे? सर उस पर कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। एंड जनरल पोजीशन पर एट एंगल थीटा पर? सर उस पर केपी इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, ऋतु आंसर करें। हाँ सर। आप बताएं उसके बाद क्या पढ़ाया? सर उसके बाद आज यूनिफॉर्म सिस्टम में डाइपोल पढ़ा। ओके, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। सबसे पहले क्या बताया? उसमें एफ नेट 0 हो जाता है। ओके, वेरी गुड। एफ नेट 0 हो जाता है। दूसरा क्या बताया? फिर लेकिन टॉर्क मिलता है हमें। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला है पी साइन थीटा। ओके, वेक्टर फॉर्मेट उसका? पी क्रॉस वेक्टर ई। ओके, वेरी गुड। देन थर्ड? फिर पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी मिलती है हाँ, माइनस पी ई कॉस थीटा। वेरी गुड। वेक्टर फॉर्मेट में माइनस पी वेक्टर नहीं, हाँ ठीक है। वो एक मतलब स्केलर क्वांटिटी है, तो कौन सा प्रोडक्ट कराएंगे? डॉट प्रोडक्ट माइनस पी डॉट ई, ठीक है। फिर वर्क डन कैसे निकालते हैं? माइनस पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस इंटू कॉस थीटा 1 थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, माइनस पी कॉस थीटा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, शानिका आंसर करें। हाँ सर, उसके बाद ऑसिलेशन वाला पढ़ाया। वेरी गुड। ऑसिलेशन का क्या फॉर्मूला आता है डाइपोल का? और ऑसिलेशन 2 मिनट। हाँ, और if theta is very small, then it performs SHM. Time state formula T is equal to 2 pi into under root I by P. I by P, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। I की वैल्यू कैसे निकालते हैं? I की वैल्यू mu into R। ओके, गुड, ठीक है, सही है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, जोया आंसर करें। हाँ सर। आप बताएं उसके बाद क्या पढ़ाया? डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड।
हाँ, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, उसमें 2 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। ओके जिधर डेंसिटी ज्यादा है उधर ज्यादा होगा, कम है उधर कम होगा, तो एफ नेट जो है वो 0 नहीं होगा। वेरी गुड And it can be 0 if charges are kept at equipotential surface. वेरी गुड। अगर और चार्ज ऐसे पोटेंशियल पे देन F0 गुड। देन टॉर्क हाँ हाँ, टॉर्क जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तब 0 होगा। ओके वेरी गुड। और एक थॉट बताया है कि और कब किस पॉइंट पर दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे। नहीं होंगे वो, मतलब हाँ साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो तो सकते। वही पॉइंट है कि बोथ साइमल्टेनियसली 0 नहीं होंगे। वेरी गुड। चले ठीक है। तो यार मुझे लगता है आप लोगों ने काफी आज तो अच्छे से सीख लिया है, सब लोगों ने काफी अच्छा आंसर किया। चले आगे देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग फोर्सेस ऑन डाइपोल। मतलब अब ये क्या सिचुएशन है समझे। अभी जब मैंने बताया आपसे कि यार एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में एक डाइपोल रखा है, तो मैंने बताया कि फोर्स आपको निकालना पड़ेगा, दोनों फोर्स माइनस कर देंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, बट लेट से आपको गिवन है कि ये फील्ड आई कहाँ से है, तो मैंने बताया कि हो सकता है चार्ज से आ रही हो, तो फिर किस तरीके से हम निकालते हैं वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो बेसिक केसेस हैं वो हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक, कि किस तरीके से उनको ट्रिक करके चीजें निकाल सकते हैं। डन, तो समझेंगे। सपोज क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, ये एक प्लस चार्ज दिख रहा है सबको, ये एक प्लस चार्ज से आर डिस्टेंस पे, यहाँ पर आर डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, तो डाइपोल के हमेशा सेंटर से लेते हैं आर डिस्टेंस। ठीक, अब हमें पता करना है कि ड्यू टू दिस फोर्स कितना फोर्स इनको लग रहा होगा। तो मैंने बताया था कि नेट फोर्स किस तरफ लगेगा, जो पास में है, जिस पे फील्ड ज्यादा है, और नेगेटिव क्या होगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। तो इसका मतलब इस पूरे डाइपोल में फोर्स किस तरफ लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा। निकालेंगे कैसे, दोनों का फोर्स निकाल के माइनस करेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। ये पॉइंट बेटा कितनी दूर होगा, मैंने अभी डाइपोल में निकाला भी था, ये पूरा आर है और ये डिस्टेंस ए है, तो ये फोर्स हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। फिर बात करेंगे ये प्लस वाला, तो ये प्लस वाला इस आर से भी ए डिस्टेंस आ गया, तो ये हो जाएगा आर ए प्लस ए। ठीक, तो यार के Q1 Q2 बाहर ले लिया हमने, और याद है फील्ड जैसा का ही सेटअप आ रहा है, सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आएगा आर प्लस ए और आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को लेफ्ट और राइट लेके सॉल्व कर दिया, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ 2RA इंटू ये ऐड हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4RA। तो एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर मैंने बताया था कि अगर ए बहुत ही कम है, वेरी वेरी लेस देन आर है, तो फिर ये टर्म अल्टीमेटली इग्नोर्ड हो जाता है। ठीक है, और सॉल्व करते हैं तो r⁴ एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 4a अपॉन r। 4a से हमने अभी बताया 2a को अलग कर लेंगे, सो q इंटू 2a क्या बन जाएगा, p। ठीक है, तो गौर से देखें फॉर्मूला क्या आ गया 2kp/r³। ये आ गया अप्रोक्सीमेशन लगा के। तो ये मेथड 1 था। यार एग्जाम में इस मेथड से नहीं करना है, एग्जाम में थोड़ा सा ट्रिक लगा के करना है। वो ट्रिक क्या है, आप समझे कि यार ये जो फोर्स होता है ये तो कूलॉम्स लॉ है ना। मतलब क्या है कूलॉम्स लॉ का, मतलब ये चार्ज जितना फोर्स इसको लगाएगा, किसको, डाइपोल को, समझे सब, ये चार्ज जितना फोर्स इस डाइपोल को लगाएगा, ये डाइपोल भी तो उतना फोर्स चार्ज को लगाएगा ना, क्योंकि कूलॉम्स लॉ है। ठीक है, दोनों दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से पुल करते हैं। तो मेरे लिए क्वेश्चन इसलिए इजी है कि ये जो चार्ज की फील्ड है ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, बट जरा डाइपोल की फील्ड बताओ, तो डाइपोल के लिए ये तो एक्सियल पोजीशन पे लगा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अब मैं मेथड 2 समझा रहा हूं आपको, जो मेथड आपको एग्जाम में माइंड में रखना है कि कभी डाइपोल के साथ अगर किसी का इंटरेक्शन है, तो आप ये मत निकालो कि यार ये चार्ज की वजह से डाइपोल पे कितना फोर्स है, आप निकालो कि डाइपोल के लिए ये चार्ज कहाँ पर है। सबको समझ में आया ना सेटअप, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप कभी क्वेश्चन ये मत निकालो कि ड्यू टू दिस चार्ज डाइपोल पे क्या होगा, क्योंकि डाइपोल पे 2 चार्ज है, क्वेश्चन टफ बन जाएगा। आप निकालो डाइपोल के वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो अगर मैं बात करूं, ये रीड करें सब हमें क्वेश्चन में पूछा है द फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज क्यू, तो वो एग्जैक्ट होगा द फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डाइपोल, बिल्कुल उसी के जैसा होगा। अच्छा, अगर आपको फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डाइपोल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, Q इंटू ई, ये ई किसका है, ई ऑफ डाइपोल। अच्छा,
डाइपोल के लिए तो ये चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, एक्सियल पोजीशन में रखा हुआ है ना r डिस्टेंस पे। तो हमें एक्सियल को तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता था, क्या होता है 2kp अपॉन r क्यूब। तो आंसर आ गया q इंटू 2kp अपॉन r क्यूब। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। क्लियर? तो मुझे लग रहा है कि सबको ये पैटर्न क्लियर हो जाना चाहिए क्या, कि अगर ड्यू टू वन चार्ज द फोर्स ऑन डाइपोल लिखा है तो उल्टा मत करने लग जाना कि इस तरीके से दोनों फोर्सेस निकालो फिर सब ट्रैक करके सॉल्व करो। सबसे बेस्ट और इजीएस्ट पाथ क्या है, क्या कि आप बोल दो कि सर ये चार्ज रखा हुआ है इस डाइपोल की फील्ड में, ठीक है, तो रिवर्स कैलकुलेशन हो जाएगा Q इंटू ई ऑफ डाइपोल। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा ये वाला जो मेथड 2 है। क्या निकाल रहे हैं हम, फोर्स ऑन डाइपोल। अगर किसी चार्ज के वजह से फोर्स निकालना है तो हमने निकाल लिया फोर्स ऑन दैट चार्ज ड्यू टू डाइपोल और वो वैल्यू आ गई। ठीक, एक थर्ड मेथड भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट थोड़ा सा आप लोग माइंड में रखेंगे, काम आ जाता है कभी कभी। क्या आपको पता है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और आप उस फील्ड के बारे में जानते हैं तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा ना, वर्क एनर्जी में मैंने बताया था क्या, कि यार फोर्स कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है क्या, माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो काफी लोग को पता है, ये चीज याद आ रही होगी, मैंने वर्क एनर्जी में भी बताया कि यार फोर्स होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, इसीलिए डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में होता है और इंटीग्रेट कर देते हैं तो फोर्स इंटू डी एक्स क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का तो हमने डाइपोल के लिए फॉर्मूला देखा है क्या, क्या एक डाइपोल रखा है P इंटू ई इंटू कॉस थीटा डन। तो चलो देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या कि U की वैल्यू लिखते हैं। तो एक P डाइपोल मोमेंट का ये रखा हुआ है किसमें, एक चार्ज की फील्ड में। तो चार्ज की फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू उस चार्ज की जो फील्ड है उसी के अलॉन्ग रखा हुआ है डाइपोल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, कॉस 0, तो वैल्यू हो गई 1। तो ये वैल्यू क्या हो गई, के पी अपॉन आर क्यू। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो सबको पता होना चाहिए यार, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का आर टू द पावर माइनस 2, सॉल्व करेंगे -1 करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा फोर्स -2 के पी अपॉन आर क्यूब। तो फिर से मैं बताऊंगा, हमने 3 मेथड देखे हैं बेटा फोर्स निकालने के, ठीक है। बेस्ट मेथड तो नंबर 2 वाला है बट फिर भी आप तीनों मेथड एक बार सुन लें। मेथड नंबर 1, आपको निकालना है इस चार्ज के वजह से ये प्लस वाले पे फोर्स एंड माइनस वाले पे फोर्स, और दोनों फोर्सेस को माइनस कर देना है तो आ जाएगा नेट फोर्स। ये हुआ मेथड 1। मेथड 2 देखना है कि ये डाइपोल की फील्ड में ये चार्ज रखा हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं कि Q इंटू ई ऑफ डाइपोल, तो डाइपोल की निकाल देंगे तो उसका फोर्स आ जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट और इजीएस्ट मेथड है। फिर बात किया कि पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, ई का फॉर्मूला लिख दिया, तो ई का फॉर्मूला लिख दिया तो क्या हो गया, माइनस डी यू बाई डी एक्स निकाल सकते हैं फोर्स को, ठीक है। तो पी की वैल्यू रख दी और ई की वैल्यू रख दी और इंटीग्रेट कर दिया, सॉरी डिफरेंशिएट कर दिया, वैल्यू आ गई। तो ये 3 मेथड होते हैं फोर्स निकालने में। अब हम चाहेंगे कि आप वैल्यूज याद रखें थोड़ी सी, ठीक है। एग्जाम में याद रखना वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखें तो यार थोड़ा सा आप लोग पता है क्या फील करो, यार डाइपोल को मैग्नेट की तरह फील करो। तो आप लोगों ने बचपन में ऐसा देखा होगा ना, काफी लोग खेलते हैं 2 मैग्नेट से, 2 बार मैग्नेट टाइप होते हैं। तो कुछ ये समझो कि डाइपोल भी 2 बार टाइप है, ठीक है। तो अगर आप उनको ऐसे पास पास पे रख दोगे तो वो अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपल कर सकते हैं। तो देखो कैसे रखेंगे, तो आप ये फिगर देखें। सोचो मैंने एक P1 और P2 दोनों को पैरेलल रख दिया है। अब ये यार समझना है यार, ये दोनों कैसे रखे हैं, पैरेलल, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। मैथमेटिकली तो दोनों भी पैरेलल ही बोले जाएंगे बट फिजिक्स में हम ध्यान देंगे, वर्ड यूज करेंगे पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो अगर पैरेलल रखे और एंटी पैरेलल रखे तो देखो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपल। तो सोचो ये वाला तो पॉजिटिव एंड है और ये वाला नेगेटिव एंड है, क्या करेंगे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट। क्यों, इनका फोर्स डोमिनेटिंग होगा ना, ये पास है और ये दोनों दूर है तो इनका फोर्स डोमिनेटिंग नहीं होगा। तो बिकॉज इनका फोर्स अट्रैक्टिव है तो दोनों अगर पैरेलल रखे हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये तुरंत याद हो जाना चाहिए। अगर सोचो दोनों एंटी पैरेलल रखे हैं तो यार ये इसका प्लस है, ठीक है, और ये वाला इसका प्लस है, तो यार दोनों अगर प्लस प्लस ही हैं
तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, तो ये रिपल्सन होगा। तो दोनों अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। अब बात आती है फोर्स निकालने की। तो अब देखना फोर्स निकालना क्यों टफ हो जाएगा। लेट्स से मेथड 1, ध्यान दें मेथड 1 क्या था, हम फोर्स निकालते हैं अलग अलग। तो यार मेथड 1 तो बहुत टफ हो जाएगा। क्यों, आप पहले ये पॉजिटिव की वजह से इन दोनों पे निकालोगे, फिर नेगेटिव की वजह से इन दोनों पे निकालोगे, तो कितने बार आपको करना पड़ जाएगा, 4 बार फोर्स लिखना पड़ जाएगा। तो मेथड 1 तो वेस्ट हो गया। मेथड 2 आते हैं। मेथड 2 क्या था, हमने बोला था कि किसी एक डाइपोल की फील्ड में ये दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q इंटू ई। बट अब भी हमें 2 कैलकुलेशन करनी पड़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि एक डाइपोल है, ठीक है, दूसरे डाइपोल में तो 2 चार्ज है ना। तो आप बोलोगे कि यार इस डाइपोल की एक्सियल में तो ये रखा है, बट डाइपोल का नहीं होता ना फॉर्मूला, फॉर्मूला तो होता है चार्ज का। तो आपको 2 फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे कि यार इस डाइपोल पे जो फील्ड होगी वो अलॉन्ग होगी, और देख लेंगे कि अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो आप प्लस पे निकालेंगे माइनस पे। तो यार इस क्वेश्चन के लिए मेथड 2 भी लेंदी हो गया। अब बात कर लेते हैं मेथड 3 से। मेथड 3 था कि u लिखने का। u क्या था, माइनस पी ई कॉस थीटा। मतलब p मतलब एक डाइपोल रखा हुआ है और किसकी फील्ड पे रखा हुआ है, तो ये तो डाइपोल का फॉर्मूला है ना, तो बेस्ट है। हमें अब यही चाहिए कि एक डाइपोल दूसरे डाइपोल की फील्ड पे रखा हुआ है। तो मतलब हमने बोल दिया लेट से P2 रखा हुआ है किसकी फील्ड में, P1 की फील्ड में रखा है। तो कैसे करेंगे, पी ई कॉस थीटा। तो पी ई मतलब p मतलब P2 रखा हुआ है किसकी फील्ड में, P1 की फील्ड में, तो ये होगा E ड्यू टू P1 इंटू कॉस थीटा। तो बिकॉज ये क्या होती है, पैरेलल होती है ना फील्ड, और प्लस वाले से अवे, याद है बताया था पैरेलल। तो जब पैरेलल रखा होगा और आपने फील्ड भी पैरेलल रखी, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब बात है E की वैल्यू। तो E की वैल्यू क्या होती है, 2kp अपॉन आर क्यूब। तो क्या आ गया यहाँ पर, 2kp1 p2 अपॉन आर क्यूब। अब जब आर क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाने वाला है, r टू द पावर 4। ठीक है, तो अगर इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा r टू द पावर 4। अच्छा हाँ, डिफरेंशिएट करना भूल गया, जब मैं r टू द पावर -3 लिखूंगा तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, माइनस पहले बाहर आता है, माइनस पहले बाहर आता है, तो -3 बाहर आएगा, फिर -1 पावर में लाएंगे तो आएगा r टू द पावर 4। तो आ जाता है 6 टाइम्स kp1 p2 बाई r टू द पावर 4। और मैं चाहता हूं कि यार ये सॉल्विंग वॉल्विंग याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है, आप ये आंसर याद रखो यार। क्या, जब डाइपोल ऐसे सीधे रखे होते हैं, आंसर याद रखो, जब डाइपोल ऐसे एक्सिस में रखे होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच फोर्स क्या होता है, 6kp1 p2 होता है। ठीक है, और सेम चीज बताऊं, और अगर डाइपोल कैसे रखे हुए हैं, इस तरीके से रखे हुए हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल, ठीक है, तो जब इस तरीके से रखे हुए हैं तो उनके बीच जो फोर्स आता है वो आता है 3kp1 p2 बाई r टू द पावर 4। ठीक, क्यों, क्योंकि अब अगर मैं देखूंगा तो ये जो डाइपोल रखा हुआ है, ये इस डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा हुआ है, और बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पर E की वैल्यू 2kp1 p2 नहीं होती, क्या होती है, 2k सॉरी सिर्फ होती है kp अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू आता है kp1 p2 अपॉन r क्यूब, और r क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं तो 3 आ जाता है। तो अब आप लोग को याद रखना है कि जब दोनों एक्सियली रखे होते हैं, दोनों डाइपोल एक्सियली रखे हैं, तो दोनों के बीच फोर्स होता है 6kp1 p2 बाई r पावर 4। और दोनों जब एक्सियली नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दोनों के रखे हुए हैं एक दूसरे के, तो फिर क्या होता है फॉर्मूला, 3kp1 p2 बाई r स्क्वायर होता है। अच्छा, अट्रैक्शन रिपल्सन कैसे देख लेते हैं, चेक करके कि यार ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस और ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये सिस्टम क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों अगर सेम डायरेक्शन बना के रखें तो ये प्लस और ये प्लस रिपेल करेगा, ये माइनस और ये माइनस रिपेल करेगा, तो पूरा सिस्टम क्या होगा, रिपल्सिव। तो मुझे लगता है अट्रैक्शन और रिपल्सन देखने में तो किसी को कुछ टफ नहीं होगा। फॉर्मूले दोनों याद रखेंगे कि अगर दोनों एक्सियली रखे हुए हैं तो 6kp1 p2 बाई r पावर 4 होता है, अगर परपेंडिकुलर दोनों रखे हुए हैं पैरेलल तो 3kp1 p2 बाई r स्क्वायर होता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट सेटअप। ये एग्जांपल काफी कॉम्प्लिकेटेड है, चाहिए तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं थॉट। क्या,
एक पी को हमने परपेंडिकुलर रख दिया, एक पी को हमने परपेंडिकुलर रख दिया। तो अब आप बोल भी नहीं सकते कि यार इस पी के इक्विटोरियल पे ये रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब इक्विटोरियल पे डिस्टेंस बदल जाएगी ना, इस पॉजिटिव की डिस्टेंस अलग होगी, इस नेगेटिव की डिस्टेंस अलग होगी। तो अब आप ना ही पोटेंशियल एनर्जी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब इसको अब हमें बेसिक लॉ से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेसिक लॉ से? हमें बोलना पड़ेगा कि इस P2 के इक्वी पोटेंशियल पे ये रखा हुआ है, तो पहले एक चार्ज Q1 का निकालेंगे और फिर एक माइनस Q का निकालेंगे और फिर दोनों का सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, हमें ये करना पड़ेगा और दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हम इग्नोर कर सकते हैं, अभी के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, तो आपसे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं पूछा जाता। यूजुअली आपसे दो सिनेरियो फेमस हैं जो मैंने जस्ट अभी बताया। क्या? दोनों एक्सियली रखे हुए हैं और दोनों सिर्फ इस तरीके से रखे हुए हैं। डन। तो इस केस में जब दोनों एक्सियली रखे हुए हैं तो 6k P1 P2 बाई आर पावर 4 आता है, और अगर ऐसे रखे हुए हैं तो 3k P1 P2 बाई आर पावर 4। और बेटा अट्रैक्शन या रिपल्सन आप कॉमन सेंस लगा के कर लेंगे। यहाँ पे पास वालों को देख लो, क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं या रिपल करने वाले हैं। यहाँ पे पास वालों को देख लो, क्या ये अट्रैक्ट करने वाले हैं या रिपल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डाइपोल खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डाइपोल सेक्शन खत्म होता है। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि अभी हमने रिसेंटली लास्ट में क्या पढ़ा। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हमने पढ़ा कि नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो नहीं होता। तो फोर्सेस कैसे निकालने हैं? तो फोर्सेस निकालने के मैंने 3 तरीके बताए। उनमें से पहला तरीका तो काफ़ी वेस्ट है, बहुत टाइम लगता है। मेथड 2 सबसे बेस्ट है कि अगर आपको चार्ज और डाइपोल का निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, फील्ड ऑफ डाइपोल और चार्ज इज केप्ट इन दैट फील्ड, तो मतलब Q इंटू ई से आ जाएगा। और जब हमें डाइपोल डाइपोल का फोर्स निकालना है, याद रखें फिर से, डाइपोल और चार्ज का फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, चार्ज इनटू फील्ड ऑफ डाइपोल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चार्ज इनटू फील्ड ऑफ डाइपोल। लेकिन अगर हमें निकालना है क्या, डाइपोल डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल फिर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालते हैं। और आपको डिफरेंशिएट करके याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली इंट्रैक्शन फार्मूला याद रखें कि जब कोई एक्सियली रखे हुए हैं तो क्या होगा, जब पैरेलल रखे हुए हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, तब हो जाता है 3k P1 P2। तो यहाँ से हमारा पूरा डाइपोल का डिस्कशन कंप्लीट होता है। फिर से समराइज कर लेते हैं कि डाइपोल पे हमने लास्ट अभी डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के बाद देखा है डाइपोल विद अ चार्ज एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। याद रखें हमने क्या देखा, डाइपोल इन अ चार्ज विद अ चार्ज एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, चलो तो मुझे लगता है यार यहाँ तक हमारा आज का कंप्लीट होता है सेशन। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, किसी को कुछ डाउट है आशुतोष पूछें, एनी डाउट? नो सर। ओके गुड, ठीक है, तो चले अब थोड़े से क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेते हैं। ठीक है, चले तो सॉल्विंग करना स्टार्ट करें जल्दी से। ऑल स्टूडेंट जल्दी से सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यार सिंपल क्वेश्चन था, आ जाना चाहिए अब तक आंसर।
ओके वेरी गुड। ऋतु करेक्ट आंसर, जोया करेक्ट आंसर, प्रेम करेक्ट आंसर, आर्या माने करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, आने लग गया करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी लोग यार क्या कर रहे हो यार? यार समझे, क्वेश्चन पूछा है द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल। तो यार याद करो ना, डाइपोल पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर? आपने बताया था पी ई साइन थीटा। पी साइन थीटा होता है जब किसी थीटा एंगल पर रखा हो। क्वेश्चन में पूछा मैक्सिमम कब होगा, तो भाई थीटा जब मैक्सिमम होगा तो साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1 हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्यों टेंशन ले रहे हो? फिर पी साइन थीटा में साइन तो मैक्सिमम होगा ना। गौरी नेहरा इनकरेक्ट आंसर। भाई प्रथमेश बच्चे, ऑप्शन नंबर भी लिख सकते हो, पूरा आंसर लिख के भेज रहे हो, ठीक है। आर्या नॉट करेक्ट। चले, तो अब सब लोग सुनेंगे, मैं आंसर बता रहा हूँ, सब लोग सुनेंगे, फोकस करेंगे। इतने छोटे क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं? सब फोकस करेंगे, मैं सोल्यूशन नहीं दिखाने वाला हूँ, सब लोग सुनेंगे। वैल्यू सुने मेरा, देखें। तो मैंने सबसे पहले देखा है मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पर हो सकता है सर? 90 डिग्री में। तो साइन 90 हो गया 1, मैक्सिमम मतलब वही। तो मैक्सिमम टॉर्क हो गया P इंटू ई। पी कैसे निकालते हैं? पी निकालते हैं Q इंटू डिस्टेंस से। सर Q इंटू डिस्टेंस कितना हो गया? 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6। ठीक, ये हो गया क्या? P और इंटू ई करा दिया तो क्या गया? 6 इंटू 2 मतलब 12, और -6 से 5 गया -1। बट यार सोचो, ये तो सेंटीमीटर है ना यार, हम ऐसे सेंटीमीटर थोड़े ना यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे? मीटर यूज करेंगे। तो इसको 10 टू द पावर -2 और आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्व करके आया -1 और एक -2 और आया, तो कितना हो गया? -3। काफी सारे स्टूडेंट ने पहला आंसर दिया है ए, इनकरेक्ट है बेटा, सेंटीमीटर का तो ध्यान दें थोड़ा सा, ठीक है। चले नेक्स्ट सॉल्व करें। ओके, प्रेम करेक्ट आंसर, प्रथमेश गलत आंसर, गौरी नेहरा गलत आंसर, अमान गलत आंसर, जोया करेक्ट आंसर, आर्यमा ने गलत आंसर। यार अभी तक 2 ही लोग का करेक्ट है, जोया और प्रेम और ऋतु, बाकी सब लोग इनकरेक्ट। तपन इनकरेक्ट यार। चले देखते हैं, सुने यार सब लोग। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ई इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स। नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स मतलब अभी ऑलरेडी कहाँ पर है? 90 डिग्री पे है। तो क्या होता है एनर्जी? -P cos 90 डिग्री ना, तो cos 90 होगा 0। अब बेटा 180 डिफ्लेक्ट करा दिया है, तो बेटा cos में लेट से पहले 90 था, अब आ गया क्या? 270 आ गया। तो बेटा 270 की वैल्यू भी तो 0 होती है ना। cos में 90 या 270 दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0। तो बेटा 0 माइनस 0 अभी क्या आएगा? 0 ही आएगा ना, ठीक है। तो आंसर इसका क्या करेक्ट होगा? डी। बहुत सारे लोगों ने ए बताया है, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा उन्होंने क्या गलती की? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये आ कैसे गया। हाँ सर, मैंने वो गलती की कि वो
एंगल पढ़ा नहीं ठीक से कि वो एंगल 180। अच्छा अच्छा, तुमने एंगल 180 डिग्री ले लिया है, जबकि उसने पूछा है कि देन द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, नॉट डिफ्लेक्टिंग इट टू द एंगल 180। डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू 180 डिग्री मींस और 180 डिफ्लेक्ट कर दिए। चले नेक्स्ट। यार आंसर आ जाना चाहिए था अब तक। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर करें जल्दी। यार किसी का आंसर नहीं अभी तक आया। मेरा इंटरनेट तो सही है ना यार? हाँ यार, इंटरनेट तो सही है सब। ओके गौरी करेक्ट आंसर, आशुतोष करेक्ट आंसर। भाई बाकी लोग क्या कर रहे हो यार? ऋतु करेक्ट आंसर, जोया करेक्ट आंसर, प्रथमेश करेक्ट आंसर, आर्यमान्य करेक्ट आंसर। यार सुन ले, बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट है। यार क्या बताया है कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है, मतलब डाइपोल है ना यार, पूछ दिया हुआ है डाइपोल है। डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी मतलब बेटा फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फार्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी मतलब फील्ड। फील्ड का फार्मूला क्या होता है? के पी अपॉन आर क्यूब। और के तो ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हो गया, पी अपॉन आर क्यूब आएगा ना। और पी मतलब क्या होता है? पी मतलब होता है क्यूब इंटू आर। अभी बताया, पी मतलब होता है क्यूब इंटू आर, ठीक। और नीचे क्या होता है? डिस्टेंस का क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर आर की जगह डिस्टेंस क्या है? डी। तो आंसर क्या हो जाएगा इस वाले का? डी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, काफी स्ट्रेट और सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ओके नेक्स्ट। जल्दी से इस बार आंसर करें यार सब लोग।
ओके गुड, सही है, सब लोग का आंसर करेक्ट है, गुड। तो यार बस मल्टीप्लाई करना था आप लोग को, आपको पता होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज कितना है, q इनटू बीच की डिस्टेंस a। क्लियर? तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला, मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल। अच्छा कुछ लोग ये भी होंगे समझ नहीं पाए होंगे कि पूछा क्या है बेटा, पूछा हुआ है क्या मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बी। आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है, कैसे 1.6 इंटू 10⁻19 हो गया चार्ज q, और डिस्टेंस है a 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 जितना, ठीक है। तो स्ट्रेट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस r इज ऑन इट्स एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। So suppose the two charges are these and these are placed by a distance this much apart, ठीक है, they are placed in a field of this volt per meter, ठीक है। The electric dipole moment is, electric dipole moment, डन। तो मतलब ये है कि उसको इस फील्ड में, एक डाइपोल को उस फील्ड में रख दिया है, बट लेकिन पूछा क्या है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और सबके यूनिट देखो क्या है, सिर्फ Q इंटू एम। तो इसका मतलब तुरंत नहीं कर देना है कि अरे यार Q दिया है, ए और डिस्टेंस दिया है और फील्ड दिया है, तुरंत टॉर्क निकाल दिया। टॉर्क पूछा ही नहीं है, यूनिट देखो, साफ साफ डाइपोल मोमेंट की यूनिट है कूलम्ब इनटू डिस्टेंस। तो मतलब सिर्फ आपको डाइपोल मोमेंट ही निकालना था यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग के आंसर भी दिख गए, वेरी गुड, सही है, करेक्ट आंसर है। तो बस आपको ये मल्टीप्लाई कर लेना है, जो वैल्यू आ जाएगी वही वैल्यू होगी, आई गेस सी आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेट्स से एक डाइपोल मोमेंट पी फील्ड पे रखा हुआ है, तो वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है कि अगर tan अल्फा इज इक्वल टू θ/2 डिफाइन है, तो इसका मतलब कितना एंगल बनाता है, एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, और डाइपोल की एक्सिस से बात करें तो थीटा प्लस अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो थ्योरेटिकल भी हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल दिया हुआ है कि डाइपोल एक अलोंग एक्स एक्सिस ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें, जो कि एक एंगल π/3 विद द एक्स एक्सिस बना रहा है। तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल रखा है एक्स एक्सिस में, और उससे 30 डिग्री वाले पोजीशन पे, उससे 30 डिग्री वाले पोजीशन पे फील्ड निकालना है। तो डाइपोल के लिए हमने बताया था ना फार्मूला, क्या यूज हो जाएगा, 30 डिग्री वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो फील्ड कितना एंगल बनाएगी, तो फील्ड लेट से बना रही है थीटा एंगल, तो क्या बन जाएगा, अगर हमें पता है कि पहले 30 नहीं, ये कितना है π/3 60 डिग्री बना रहा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan θ/2, इससे आ जाएगा क्या tan अल्फा, और दिस प्लस tan अल्फा हो जाएगा आंसर हमारा, फाइनल एंगल, डन। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan θ/2। अब tan 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स √3/2। सो फाइनली एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाएगा फील्ड, एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा अल्फा प्लस थीटा। सो ये है हमारा अल्फा और ये है थीटा, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो काफी स्टूडेंट्स ने आंसर भी कर दिया बी तुरंत, ठीक है। सर बी कैसे आया, ये पूछा है ना, 1060 प्रूफ होता है ना। हाँ तो हाँ ये नहीं पूछा है भाई, देखो क्या पूछा है, ये थीटा नहीं पूछा है उसने, वो उसने नेम दे दिया है थीटा, ऐसा डर नहीं जाना है, वो थीटा नहीं पूछा है उसने नेम दे दिया है थीटा, बट पूछा है विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, तो मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपनी एक्सिस से कुछ अल्फा एंगल बनाती है, और एक्सिस खुद इससे थीटा होता है, बट यहाँ पे वो थीटा नहीं पूछ रहा है, दिया है कि ये थीटा 60 डिग्री है, हमें क्वेश्चन में दिया थीटा 60 डिग्री है, और फिर एक्स्ट्रा बनाएगा अल्फा एंगल, तो वो अल्फा हमने निकाल लिया, वो अल्फा tan अल्फा से आ जाएगा कितना, tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2, वो आ गया कितना tan इनवर्स √3/2। अब पूरा एंगल हमसे पूछा है, तो वो हो जाएगा 60 प्लस tan इनवर्स √3/2, बस उसने नेमिंग बदल दी है, उसने पूरे को ही थीटा बोला है, इसको कुछ बोला ही नहीं, इसको 60 डिग्री अलग से दिया है। तो प्रोसेस वाइज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो डाइपोल समझ में आ गया ना। तो यार अब मैं एक थॉट दे रहा हूँ
सोच रहा हूँ परसों के लेक्चर में डाइपोल भी ऐड कर दूं। आप लोग का क्या ओपिनियन है, डाइपोल तक आ जाए पूरा? क्योंकि मैंने सिलेबस भी लिखा है टिल टॉट। डाइपोल इजी है, मुझे लगता है डाइपोल अच्छे से समझाया मैंने। डाइपोल इज मोर अबाउट लर्निंग। अगर आपने डाइपोल एक जो यूनिट है चार्ज का, अच्छा उसको अगर अच्छे से देखा तो काम बन सकता है। तो मैं 2-3 ओपिनियन चाहता हूँ यार, 2-3 स्टूडेंट बता दे कि डाइपोल भी कल के टेस्ट में इंक्लूडेड रहे। चलेगा सर। चलेगा ना? हाँ गौरी नेहरा, हाँ सर। हाँ सर। चलेगा सबको? हाँ हाँ ओके ओके ठीक है, काफी सारे ओपिनियन है। ठीक है, डाइपोल सिंपल रहेगा। डाइपोल पे सिंपल क्वेश्चन ही रहेंगे जो मैंने आज मतलब डिस्कस किया हुआ है। एक बार आप थोड़ा सा बुक में से कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेंगे और ठीक है। तो परसों के टेस्ट में 30 क्वेश्चन रहेंगे, टिल डाइपोल तक कवर करूंगा मैं, ठीक है। ओके देन, तो आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं यहीं पे। ओके, गुड बाय एवरीवन।